Hello students, we are discussing fuel principle. I have discussed 7 principles. Now it is the turn of centralization and decentralization. कल ये बेटे टॉपिक रह गया था. Centralization of decision making if it is in the hand of top management, it is called centralization. सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन होता क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि मैंने 3 लेवल आपको बताए थे बेटे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अगर डिसीजन मेकिंग चाहे इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो या रूटीन डिसीजन हो, अगर उसकी डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में रहती है, सारे इम्पॉर्टेंट और रूटीन डिसीजन टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करे, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन. और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन इफ़ेक्टिव है. बट जब पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, इम्पॉर्टेंट डिसीजन से लेके रूटीन डिसीजन मेकिंग की जो पावर है, अगर वो लोअर लेवल तक, कुछ मिडिल लेवल पे, कुछ लोअर लेवल को दे दी जाए, टॉप मैनेजमेंट खुद डिसीजन ना लेके डिसीजन मेकिंग पावर को लोअर लेवल को स्प्रेड कर दें, डिस्पर्स कर दें, दिस सिचुएशन इज़ नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन की सिचुएशन इफेक्टिव होती है जब हमारा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है. तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन बेटर है और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन बेटर है. लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्योल, नो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज़ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. कभी भी पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं होता. अकॉर्डिंग टू फ्योल, एवरीथिंग विच गोइंग टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, इट इज़ आल्सो द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अगर कोई भी कदम, कोई भी पॉलिसी डिसीजन जिससे सबॉर्डिनेट की वैल्यू बढ़ जाती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. और जिससे सबॉर्डिनेट की वैल्यू कम हो जाती है, एवरीथिंग दैट गोज़ टू डिक्रीज रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट, दैट इज़ नोन एज सेंट्रलाइजेशन. तो बेटे आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा. अब फ्यूल क्या कहता है, देखो बेटे ऑन द नेक्स्ट पेज. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस दिया हुआ बेटे. एक तो मीनिंग का दिया हुआ है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट द टॉप लेवल, इट इज़ सेंट्रलाइजेशन. इट इज़ डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी अप टू लोअर लेवल, इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, और यहाँ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज़ पुश डाउन टू द चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड का मतलब कुछ मिडिल लेवल पे, कुछ लोअर लेवल पे. ठीक है बेटे. इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको अभी बताया, एंड इट इज़ सुटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. तो अब आपको ये याद करना है बेटे, ये चीज़ लर्न करनी है प्रिंसिपल के मीनिंग के रूप में. तो मीनिंग में आप लिखेंगे, इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. फ्यूल ये बात कहता है कि कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए. द मेजर डिसीजन लाइक सेटिंग अप ऑफ गोल, प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज, ये इसने एग्जाम्पल दिए हैं कि सभी इंपॉर्टेंट डिसीजन शुड बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल. ओके, बट देयर कैन बी पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर रूटीन वर्क, यानी कि जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं, इजी टास्क हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को हम मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल पे स्प्रेड कर सकते हैं. यही एक्चुअली इसका मीनिंग है बेटे. तो देयर शुड बी नो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन, नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. बैलेंस का मतलब क्या है कि पहले तो सारी इंपॉर्टेंट काम हम टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा था, वो सेंट्रलाइजेशन होता है. कि अब कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कि इम्पॉर्टेंट काम तो टॉप लेवल डिसाइड करें और रूटीन एक्टिविटीज़ का हमें डिसेंट्रलाइजेशन कर देना चाहिए. मस्ट बी स्प्रेड टू मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. ओके बेटे, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. पढ़ोगे तो समझ में आएगा बेटे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉलर चेन. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 4 नंबर में, 5 में, 6 नंबर में कैसे भी आ सकता है. ठीक है बेटे.
तो इसमें हमने क्या करना है, इस फेल के प्रिंसिपल में हमें एक तो स्कॉलर चेन का मीनिंग करना है और एक इसमें हमने गैंग प्लैंक का मीनिंग करना है। ठीक है बेटे। स्कॉलर चेन मीन्स, ये लाइन याद करेंगे बेटे, स्कॉलर चेन मीन्स ए चेन ऑफ अथॉरिटी फॉर कम्युनिकेशन, मीन्स फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी। ये जो हमें ये लाइन दी हुई है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक फॉर एवरी कम्युनिकेशन शुड बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक ऑर्डर है जो ए है, वो पहले तो ये समझ लो ये दोनों है क्या चीज़, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम ये मान रहे हैं कि ये दो डिपार्टमेंट हैं, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और ये सेल डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो ए मैनेजिंग डायरेक्टर है, चेयरमैन है, और ये मिडिल लेवल मैनेजर हैं, लोअर लेवल मैनेजर हैं, ये वर्कर्स हैं। ठीक है बेटे। तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर किसी मिडिल लेवल पे कोई ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर डी के लिए है, तो ए कैन नॉट कम्युनिकेटेड टू डी डायरेक्टली। ए डी को डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे सकता। तो ऑर्डर कैसे पास होगा, ए टू बी, ऑर्डर पास होगा ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। दिस इज फॉर्मल लाइन एंड इट शुड बी फॉलोड इन द फॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन। नॉर्मल रूटीन में जब हम डे टू डे के काम करेंगे तो कोई भी कम्युनिकेशन हमने नीचे से ऊपर कोई ऑर्डर, ऊपर से नीचे कोई ऑर्डर देना है और नीचे से ऊपर कोई हमने कंप्लेंट पहुंचानी है। फॉर एग्जांपल डी ने ए को कोई कंप्लेंट करनी है, तो डायरेक्टली डी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द ए। डायरेक्टली डी ए को कोई भी ऑर्डर या कंप्लेंट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, कंप्लेंट देने के लिए या कोई सजेशन देने के लिए ही विल गिव कम्युनिकेशन डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए। नॉर्मल कोर्स में आपका कम्युनिकेशन ऐसे ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ये टॉप लेवल है और ये वर्कर्स हैं। तो कोई भी हमें जो फॉर्मल लाइन है, फॉर्मल लाइन का मतलब टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, लोअर लेवल से वर्कर, ऐसे ही हमें इन्फॉर्मेशन को फ्लो करना होगा। इन्फॉर्मेशन के फ़्लो के लिए, इंस्ट्रक्शन के फ़्लो के लिए, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन आपके फ़्लो करते हैं टॉप टू बॉटम, और सजेशन और कंप्लेंट्स फ़्लो करती हैं बॉटम टू टॉप। तो कोई भी कम्युनिकेशन हमने टॉप टू बॉटम करना है या बॉटम टू टॉप करना है, वी हैव टू फॉलो फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही हमारा कोई भी स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। ओके बेटे। अब नॉर्मल कोर्स में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक स्कॉलर चेन का क्या रहता है, स्कॉलर चेन कॉज डिले, इससे इंफॉर्मेशन पहुंचने में देर हो जाएगी। सो इन दी फ्यूल प्रिंसिपल देर इज ए एक्सेप्शन ऑफ स्कॉलर चेन, दैट इज गैंग प्लैंक। तो गैंग प्लैंक मीन्स शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ एमरजेंसी। यानी कि जब हमें बहुत जल्दी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, वो इमरजेंसी क्या होगी कि कंपनी को बड़े लॉस से बचाना है या हमें बिग प्रॉफिट अर्न करना है, तो उस केस में हम स्कॉलर चेन की जगह गैंग प्लैंक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ टू एम्प्लॉयज़ एट द सेम लेवल कैन कम्युनिकेट ईच अदर, डी और एन, सी और एम, बी और एल, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज शॉर्टेस्ट रूट। आ रही है बात समझ में। नॉर्मल कोर्स में स्कॉलर चेन से सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होंगी। मान लो ई ने कोई ओ को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो कैसे होगा, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए टू एल, एल टू एम टू एन, एन टू ओ। इससे क्या आएगा बेटे, इन्फॉर्मेशन देरी से पहुंचेंगी। लेकिन अगर हमें इमीडिएट डिसीज़न लेना है कंपनी को बड़े लॉस से बचाने के लिए, या फिर कोई
बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, इमरजेंसी। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वी कैन यूज़ गैंग प्लैंक, एंड गैंग प्लैंक इज़ द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी दो लेवल आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ इमीडिएट बॉस। ओके बेटे, तो दिस इज़ नोन एज स्कॉलर चेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 नंबर में 4 नंबर में आ सकता है। स्कॉलर चेन का मेन जो डीमेरिट है वो क्या है, इट कॉज डिले। ठीक है, लेकिन इस डिले को अवॉइड करने के लिए फोयोल सजेस्टेड एक्सेप्शन ऑफ स्कॉलर चेन, दैट इज़ गैंग प्लैंक। तो आपको दोनों का मीनिंग करना है बेटे, यहाँ पे स्कॉलर चेन का मीनिंग भी करना है और गैंग प्लैंक का मीनिंग भी करना है। ओके, नाउ सी लास्ट आज के टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आदेश नहीं है, नो ऑर्डर, नो आदेश। आदेश का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत मैंने आपको कौन सा बताया था, दैट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बेटे, दिस इज व्यवस्था, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ प्लेस, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, अरेंजमेंट ऑफ पीपल। ओके बेटे, अरेंजमेंट का मतलब प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है। और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में देर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्डर, सोशल ऑर्डर एंड फिजिकल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर फॉर peoples and physical order for things. According to Fioll, principle of order means there should be perfect place for everything and everyone. Everything का मतलब physical things, जैसे कुर्सी है, चौक है क्लास में, तो कुर्सी और चौक का एक जगह होता है। एवरीवन, एवरीवन का मतलब टीचर और एम्प्लॉयज़। तो चीज़ों को ढूंढने में, व्यक्तियों को ढूंढने में देर ना लगे, इसलिए फ्योल ने सजेस्ट किया है कि हर चीज़ का और हर व्यक्ति का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। देयर शुड बी परफेक्ट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एंड दे शुड बी फाइंड देयर अलॉटेड प्लेस। और वो सभी चीज़ें और व्यक्ति अपने निश्चित स्थान पर मिलने चाहिए। चीज़ों के लिए फिजिकल ऑर्डर होता है और व्यक्तियों के लिए सोशल ऑर्डर होता है। जैसे आपकी मम्मी खाना बनाती है, तो हमारा जो पेस्ट है, ब्रश है, वो बाथरूम में होता है, और मम्मी का जो इक्विपमेंट हैं, चाकू है या फिर गिलास हैं या वेसल्स हैं, वो हमारे किचन में होते हैं। तो हम यही चीज़ समझा रहे हैं, और व्यक्तियों को प्रॉपरली अरेंज करके रखना चाहिए, और वो अपनी जगह पे ही होने चाहिए। अगर वो अपनी जगह पे होंगे तो उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है बेटे, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यू कैन सी। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर व्हाट विल बी द बेनिफिट। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हेल्प्स इन, ये देखो बेटे यहाँ पे एक केस स्टडी दिया हुआ है। इन द स्कूल यू ऑब्जर्व दैट बुक्स आर केप्ट इन द ऑफिस। जो पढ़ने की किताबें हैं वो ऑफिस में रखी हैं, वो कहाँ होनी चाहिए, लाइब्रेरी में। ठीक है बेटे, और ऑफिस रिकॉर्ड है वो कहाँ रखा है, स्टाफ रूम में। तो ऑफिस रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए, ऑफिस में होना चाहिए। तो विच प्रिंसिपल इज़ वायलेटेड हेयर, कौन से प्रिंसिपल का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है बेटे, तो अगर हम अगर ऑर्डलीनेस नहीं होगा तो क्या होएगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और देयर शुड बी डिले इन वर्क, देयर इज़ ए डिले इन फाइंडिंग द थिंग्स और पीपल। और इसका उल्टा, अगर व्हाट विल बी द गुड इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, दैट एफिशिएंसी विल राइज एंड देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम और एफर्ट्स। तो दिस इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो ये केस स्टडी के साथ मैंने आपको समझा दिया बेटे, आप इसको पढ़ना। आज हमने 3 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्कॉलर चेन में गैंग प्लैंक डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में फिजिकल ऑर्डर और सोशल ऑर्डर दोनों का मीनिंग करना है बेटे, और केस स्टडीज़ जो हैं वो आपने पढ़नी है, समझनी है। ओके, हैव ए नाइस डे।